नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने आज के से पहले के लेक्चर में मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था और उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन किया था और ये 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी। आइए उन्हीं को थोड़ा देखते हैं हम। जैसे हमने सबसे पहले देखा था दोस्त, यह वाला क्षेत्र, इसे हमने नाम दिया था मालवा का पठार। मालवा का पठार पढ़ा था, ठीक। इसके पश्चात हमने यह वाले क्षेत्र की चर्चा की थी जिसे हमने मध्य भारत का पठार कहा, या इसी को आप चंबल उप प्रदेश भी उप आंध्र प्रदेश कह सकते हो। मध्य भारत के पठार को चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मालवा का पठार यह वाला पूरा क्षेत्र कवर करता है, ठीक है। ये इतना। इस वाले क्षेत्र की बात करें, इसे हमने कहा था दोस्त बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। चले, इस वाले क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो इसे हमने कहा था रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। यहां पर देखिए, फिर इस तरह से एक घाटी बनाई थी हमने, घाटी का निर्माण हुआ था। इसका नाम दिया था दोस्त हमने नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। और दक्षिणी क्षेत्र में था हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल पर्वत। चीजें समझ में। फिर हमने यह भी देखा था कि जो मध्य प्रदेश है, अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की चर्चा करें तो 300 मीटर ऊंची होती है। इस वजह से मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश को या फिर मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को उच्च प्रदेश की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को उच्च प्रदेश की भूमि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 300 मीटर ऊंची होती है। चीजें समझ में आई थी आप लोगों को। इसके पश्चात दोस्त हमने ये भी देखा था, जब हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक चट्टानें पढ़ी थी, मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास पढ़ा था दोस्त, तो हमने वहां पर आपको बताया था, देखो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के निर्माण के स्वरूप सबसे प्रथम या प्राथमिक क्रम की जो चट्टान बनी थी, इसे हमने आर्कियन क्रम की चट्टान कहा था। क्या कहा था? आर्कियन क्रम की चट्टान। इसे पैतृक चट्टान भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी चट्टान के अपर्दन के पश्चात, इसी चट्टान के निक्षेपण के पश्चात, इसमें रासायनिक और भौतिक क्रिया के पश्चात इन चट्टानों ने अपना मूल परिवर्तित किया और इसी से अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। वहां पर हमने दोस्त यह पढ़ा था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, यह दक्षिण भारत का लगभग 2/3 भाग कवर करती है और उसी में से बहुत कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी होता है। इसकी चर्चा की थी हमने। फिर हमने वहां पर आपको यह बताया था दोस्त कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके उत्तरी भाग पर मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट भी कहते हैं। चीजें समझ में आई? ये हमने पढ़ा था। और साथ ही में यह भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण भारत का पुल या सेतु कहते हैं, क्योंकि भाई उत्तर और दक्षिण को मिलाने का काम कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। चीजें समझ में आई? अब देखो, हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 के पश्चात 1 नवंबर 2000 तक के मध्य प्रदेश की यथास्थिति रही, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। अब चूंकि विभाजन हुआ तो कुछ भौतिक स्वरूप वह लेकर जाएगा। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश में 9 भौतिक स्वरूप थे। कितने? 9 भौतिक स्वरूप थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ चला गया तो 2 भौतिक स्वरूप का कमी आ गई। चीजें समझ में आ रही? वह 2 भौतिक स्वरूप कौन कौन से थे? हमने देखा था दंडकारण्य पठार और महानदी
घाटी क्षेत्र, चीजें समझ में आई ना। तो वो दो भौतिक प्रदेश कहाँ चले गए हैं, छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। चीज समझ पा रहे हो आप लोग। फिर दोस्त ये भी समझो, हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भौतिक स्वरूप होता है, भौतिक भाग होता है, उसे हम कहते हैं मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश के 28% भूभाग को कवर करता है। हमने पढ़ा था। अगर हम इसी क्रम में दूसरे की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी, जो लगभग 26% को कवर करता है। कितने? 26% को कवर करता है। मतलब दूसरा बड़ा भौतिक क्षेत्र कौन सा हो गया, तो आप बताओगे नर्मदा सोन घाटी। चीज समझ पा रहे हो। अब दोस्त, हमने कल मालवा के पठार के बारे में चर्चा की थी। चूंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है और चूंकि भारत के दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है मालवा का पठार, इसलिए आप कह सकते हो कि मालवा का पठार का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से होता है। अब चूंकि आर्कियन क्रम की चट्टान अपनी मूल अवस्था में नहीं रही, इसका अर्थ यह भी हुआ कि यहां भी चट्टानों में परिवर्तन आया होगा। दूसरा, हमने यह देखा कि मालवे के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया से भी हुआ था। यहाँ पर लावा पूरी जगह फैला, जिससे पठार का निर्माण हुआ। और जहां भी लावा क्षेत्र से लावा फैलेगा, वहां पर जिस प्रकार के चट्टान का निर्माण होगा, और जब ये चट्टान टूटेगी फूटेगी, उससे जब महीन कण बनेंगे अर्थात मिट्टी का निर्माण होगा, तो यहां पर किस प्रकार की मिट्टी होगी दोस्त? काली मिट्टी होगी। हमने चर्चा की थी कि मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब चूंकि काली मिट्टी उत्पादन ठीक है, इस अर्थात यहां पर मध्य प्रदेश के इस मालवा वाले क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाएगा। इतना अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत का पठार। आज क्या पढ़ेंगे भाई? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। चले आइए मध्य भारत के पठार की चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मध्य भारत के पठार की हम अवस्थिति बता देते हैं आप लोगों को। अवस्थिति देखो भाई, क्या है मध्य भारत के पठार की। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं लिखते चलना भाई थोड़ा, ठीक? लिखते भी चले और देखते भी चले। देखो, यह वाला जो क्षेत्र होता है दोस्त, यहां पर राजस्थान है, ठीक है? यहां पर क्या है? राजस्थान है। दूसरी चीज एक बहुत अच्छे से समझना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। लेकिन वही अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता है एक नदी है जिस नदी का नाम है दोस्त गंगा नदी। गंगा नदी पता है ना आप लोगों को? भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी भाई? यमुना नदी। अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। जब भी नदी का प्रवाह तेज होता है तो वह मिट्टी को काटती है, और इस काटने की क्रिया को हम मृदा का अपरदन कहते हैं। तो इस बात को समझो कि अगर मैं यमुना के इन क्षेत्रों की चर्चा कर रहा हूं, तो यहां पर क्या यमुना नदी और गंगा नदी के द्वारा मृदा का अपरदन करके उसका निक्षेपण भी किया होगा। अर्थात यह कि यहां पर जिस प्रकार का मैदान का निर्माण होगा वह नदियों के द्वारा बनाया गया है, और यहां पर जिस प्रकार की मिट्टी होगी वह कैसी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, पहले तो समझो। क्वेश्चन यह आ गया, हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत के पठार की अवस्थिति। मध्य भारत के पठार के दक्षिण में क्या है? आप बताओगे मालवा का पठार। लिखते भी चलना भाई इसको। मध्य भारत के पठार के दक्षिण में मालवा का पठार है, पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है। उत्तर में क्या है? गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है? और पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड। समझ में आ रहा है? क्या क्या देखा अपन ने भाई? दक्षिण में क्या था? मालवा का पठार। दक्षिण में मालवा का पठार। पश्चिम में हमने देखा क्या? राजस्थान है, ठीक है? इसके पश्चात पूर्व में हमने देखा बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। और इसके पश्चात हमने उत्तर में देखा, उत्तर में क्या है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। चीज समझ पाए आप लोगों को?
अब दूसरी चीज ये समझो, हमने जब पढ़ा कि भाई मालवा का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है, वह मध्य प्रदेश का 28% भाग कवर करता है। इसका अर्थ तो यह भी होगा कि भाई मध्य भारत का पठार भी कुछ ना कुछ क्षेत्र तो कवर करता होगा। तो इस बात को समझो कि मध्य भारत का पठार 10.9% क्षेत्र को कवर करता है। इसे देख लेना, 10.9% क्षेत्र को कवर करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर क्षेत्रफल आप पूछोगे तो कितना बताओगे आप लोग भाई? 10.9%। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? दूसरी चीज समझो, क्या मध्य भारत के पठार का कोई अन्य नाम है? क्या कोई अन्य नाम है? बिल्कुल है। देखो, अब अन्य नाम को आप कैसे याद रखोगे? देखो, मालवा के पठार में एक जगह है जिसे हम कहते हैं जाना पावा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर में पूछा भी था। जाना पावा, भाई हमने पढ़ा था ना, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने आपसे पूछा था, आंसर क्या है? जाना पावा का पठार, जाना पावा की पहाड़ी। इस जाना पावा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है दोस्त, इस तरह से देखें, ये मंदसौर और नीमच होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण करते हुए यह नदी मिल जाती है किसमें? यह नदी मिल जाती है यमुना में। किसमें मिल जाती भाई? यह नदी, देखो जाना पावा पहाड़ी, ये कहां पर मिलेगी आपको? इंदौर में। जाना पावा की पहाड़ी कहां मिलेगी? इंदौर में मिलेगी। यहां से यह नदी इस तरह से बहते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करते हुए कहां मिल जा रही है भाई? यमुना में। एक स्थान है यूपी में, इसका नाम है इटावा। कहां मिलती है? इटावा में। समझ पा रहे हो? अब चूंकि मध्य भारत के पठार के और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करते हुए यह बहती है, और ये जो चंबल नदी है इसका कुछ आंध्र प्रदेश मध्य भारत के पठार में आता है, इस वजह से इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम क्या होगा? चंबल उप आंध्र प्रदेश। समझ पा रहे हो आप लोग? दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, पानी का गुण यह होता है कि वह ऊंचाई से ढलान वाले क्षेत्र में जाती है। अब आप मुझे यह यहां पर देखकर बताओ कि यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। इसका अर्थ क्या यह होगा? मालवा के पठार के साथ साथ मध्य भारत के पठार की ढलान, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? ढलान की। मध्य भारत के पठार की ढलान कैसे होगी? तो ध्यान रखना, देखो यहां पर नदी कैसे जा रही है? उत्तर से पूर्व की ओर, तो ढलान उत्तर पूर्व की ओर होंगी, उत्तर पूर्व। लेकिन वहीं आपको मालवा के पठार की ढलान पूछ ले तो क्या बताओगे आप? मालवा के पठार की ढलान उत्तर की ओर है, लेकिन मध्य भारत के पठार की ढलान कैसी होगी? उत्तर पूर्व। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग? दूसरी चीज समझना, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, कि जो चंबल नदी है दोस्त, अब चूंकि मैंने आपको यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक चट्टान का फैलाव है यह आर्कियन क्रम के चट्टान है। यह अलग बात है कि उसने अपनी मूलभूत अवस्था खो चुकी है। अब यहां पर भी भाई पठारी क्षेत्र हुआ ना। अब चूंकि यहां से चंबल नदी का प्रवाहित क्षेत्र होता है, तो यहां पर चट्टानों को इसने बार बार काटने के फलस्वरूप यहां पर मैदानी क्षेत्र हो चुका है। और उसके पश्चात यह नदी क्या करती है? यहां पर बहुत अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है। मृदा का अपरदन, भाई मृदा का अपरदन मध्य प्रदेश के किस भौतिक स्वरूप में सर्वाधिक होता है? आप बताओगे मध्य भारत के पठार में। किस नदी के द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा। समझ पा रहे हो आप लोग? अब चूंकि चंबल नदी यहां पर मृदा अपरदन करती है, इस वजह से चंबल नदी को अवनलिका अपरदन का उदाहरण कहा जाता है। अवनलिका अपरदन।
अगर क्वेश्चन ये आ गया कि अवनलिका अपर्दन का उदाहरण भारत में कौन सी नदी प्रस्तुत करती है, आप बताओगे चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं भारत की भी चर्चा कर रहा हूं दोस्त। मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में भी चंबल नदी अवनलिका अपर्दन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, अर्थात यहां पर बहुत अधिक मात्रा में ये मृदा को क्या करेगी? काट देगी। अब मृदा अपर्दन के फलस्वरूप यहां पर निर्माण हो जाता है खड्डों का। किसका भाई? खड्डों का। इन खड्डों को आप बीहड़ भी कह सकते हो, बीहड़, बीहड़, ठीक है। मृदा अपर्दन के फलस्वरूप यहां पर खड्डों और बीहड़ों का निर्माण हो जाता है, बीहड़ों का, है ना, ये इस तरह से बीहड़ का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रहा है? कौन सी नदी के द्वारा किया जा रहा है भाई? ये चंबल नदी के द्वारा। समझ पा रहे हो दोस्त आप लोग? ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी पानसी तोमर। पानसी तोमर जब आप मूवी देखोगे तो इन्हीं क्षेत्रों पर बनी मूवी हो। चीजें समझ में आ गई? अगली चर्चा करते हैं। तो क्या क्या देख लिया भाई अपन ने? मध्य भारत का पठार, अगर इसकी अवस्थिति की चर्चा की, दक्षिण में क्या था? मालवा का पठार था, ठीक है। पश्चिम में क्या था? आपका राजस्थान था। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान था, ठीक है। पूर्व में क्या हो जाए आपका? बुंदेलखंड का क्षेत्र। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके प्रतिशतता की बात करें तो 10.9% है। यहाँ पर मृदा अपरदन अधिक होता है। अगर यह क्वेश्चन आ गया कि मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो यहाँ का एक जिला है दोस्त, मुरैना। नाम क्या होगा इसका? मुरैना। मुरैना जिले में चंबल नदी सर्वाधिक मृदा का अपरदन करती है। क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो आप लोग? अब चर्चा करते हैं कि इसे लिख लेना भाई आप लोग कि यह जो नदी है, यह जो मध्य भारत का पठार है, यह किन किन जिलों में विस्तृत है। इसके विस्तृतता की चर्चा करें हम, किन किन जिलों में विस्तृत है, तो समझो मैं क्या क्या बता रहा हूं। देखो यहां पर श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इसके बाद ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के साथ में शिवपुरी, ठीक है। दतिया का कुछ क्षेत्र आता है, दतिया का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। तो यह पूरे क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, आप बताओगे? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? इसे लिख लीजिए भाई आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ठीक है दोस्त, अभी हमने क्या पढ़ा? मध्य भारत का पठार। अब हमारे कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। संभवतः कल यह टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल का जो वीडियो होगा ये थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम कल के लेक्चर में बचे वाले पूरे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।